अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपका टॉपिक किडनी फेलियर। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से आपको कैसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको क्या लिखना होगा। चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Kidney failure is a condition in which kidneys fail to extract nitrogenous waste products and perform osmoregulatory activity in the body. In this medical condition, more than 85% of the both kidneys are affected. Kidney failure is classified as acute and chronic. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किडनी फेलियर एक कंडीशन है जिसमें किडनीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स और वो ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बॉडी में। लेकिन अब एक हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनीज़ क्या करते हैं, ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे ब्लड में उसको ब्लड में से निकाल लेते हैं और यूरिन फॉर्मेशन होती है और फिर से यूरिन के ज़रिए हमारे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन किडनी फेलियर में क्या होगा, किडनी अपना काम करना बंद कर देगी और वो उसमें जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को ले नहीं पाएगी, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ब्लड से फ़िल्टर नहीं कर पाएगी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को। और इसमें मेडिकल कंडीशन में 85% चांसेस होते हैं कि दोनों किडनीज़ अफेक्ट होते हैं और किडनी फेलियर को क्लासिफाई किया जाता है एज एक्यूट एंड क्रोनिक। यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक का मतलब ये है, एक्यूट का मतलब होता है कि वो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से किडनी आपकी अफेक्ट हो गई, किडनी काम नहीं कर रही। तो एक्यूट का है कि अचानक या वक्ती तौर पर किडनी आपका काम नहीं करती है और फ़िल्टर नहीं करती है ब्लड को। और क्रोनिक का मतलब कि स्लोली और ग्रेजुअली करके किडनी जो है अपना काम करना छोड़ देती है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो किडनी ब्लड को फ़िल्टर नहीं करती और एंड में बिल्कुल ही वो काम नहीं करती है। फिर एक्यूट किडनी फेलियर इज कंसर्न्ड विद द सडनली लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटीज़ ऑफ द किडनी, कि अचानक जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो किडनी है उसकी फ़िल्टरिंग एबिलिटीज़ जो हैं अचानक जो अफेक्ट हो जाती हैं। This condition develops in a few days, particularly in those who are already having renal abnormalities and hospitalized. अब एक्यूट किडनी फेलियर उनमें होता है कि जिनको पहले से ही रीनल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और इसलिए उनको हॉस्पिटल एडमिट कर लिया जाता है। रीनल अबनॉर्मेलिटीज़ का यहाँ पे मतलब ये है कि जिनका किडनी का शेप या साइज़ या फिर उसकी पोजीशन में कुछ सही नहीं होती है और किडनी या तो फ़िल्टर शुरू से ही सही नहीं कर रही होती है ब्लड को फ़िल्टर, और बहुत सी चीज़ें होती हैं रीनल अबनॉर्मेलिटीज़। तो ये उनका क्या होगा, सडनली किसी भी वजह से अचानक से जो है क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। द डिजीज़ दैट कुड कॉज द किडनी फेलियर आर ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, हार्ट अटैक, liver failure, severe allergic condition, and sudden dehydration due to sweating or excessive urination, urinary tract obstruction due to stones or any infection. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डिजीज़ जो कि किडनी फेलियर को कॉज कर सकता है, मतलब जिनकी वजह से किडनी फेल हो सकती है, तो वो है कि अगर ब्लड लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा किसी भी इंजरी की वजह से, या फिर हार्ट अटैक की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है, लिवर के फेलियर से कि लिवर सही से काम नहीं कर रहा या मतलब काम करना उसने छोड़ दिया, फिर उसके बाद सीवियर एलर्जी कंडीशन, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और सडन डिहाइड्रेशन मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा आपका जो वाटर है मतलब वो ख़त्म, मतलब डिहाइड्रेशन क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है आपको,
और वो पानी कमी किस वजह से है, स्वेटिंग की वजह से होगी हो सकती है, और एक्सेसिव यूरिनेशन, कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए और जो यूरिन बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। और यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी की वजह से भी आपका किडनी फेल हो सकता है, या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। और यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि रुकावट। अब कोई भी स्टोन है अगर वो आपके यूरेटर में फंस गया तो आपकी उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी डिजीज़। अब क्रोनिक किडनी डिजीज़ इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ग्रेजुअल मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली, कहते हैं ना हम लोग कि आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेल होना शुरू होती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक किडनी फेलियर। Initially, this disease shows no symptoms in the body, but periodic blood or urine test indicate the problem. अच्छा, शुरू में तो ये जो डिज़ीज़ है वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करती। अब सिम्टम्स क्या कहते हैं, सिम्टम्स हम लोग अलामात भी कहते हैं उर्दू में। और इस शुरू में इस डिज़ीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, और जो यूरिन टेस्ट है वो इस प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। Its symptoms include fatigue, short breath, swollen hands or feet, blood in urine. इसके सिम्टम्स क्या हैं, फटीग, शॉर्ट ब्रेथ, सॉलन हैंड मतलब हाथ सूज जाते हैं और हाथ और पैर में सूजन आ जाती है। फटीग का मतलब कि थकावट बहुत होती है, और शॉर्ट ब्रेथ मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है सांस लेने में। और जो आपका और एक और सिम्टम क्या है क्रोनिक किडनी फेलियर का, कि ब्लड आएगा आपके यूरिन में। द कॉजेज़ आर, इसके कॉजेज़ हैं हमारे पास, कॉजेज़ आर हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी स्टोन्स एंड इन्फ्लेमेशन। हाइपरटेंशन का क्या होता है, क्या हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, किडनी डैमेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है। हाई कोलेस्ट्रॉल, सिस्ट डेवलप इनसाइड द किडनी, के आप सिस्ट क्या हैं, फ्लूइड फिल सैक्स होते हैं जो कि आपकी किडनी में डेवलप हो जाते हैं। और किडनी स्टोन्स की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, और वो क्रोनिक किडनी फेलियर होगा। हमारे पास फिर उसके बाद इसका सब टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर टू सेपरेट अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स. It is performed when kidneys are failed to remove waste from the blood. Body feels unrest, particularly in breathing. And later on, non-adjusted biochemical components cause serious damages to the body like dementia or heart failure. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब किडनीज फेल हो जाती हैं, मतलब वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाती ब्लड से, तो हमारी जो बॉडी है हम लोगों को फिर बहुत ज़्यादा थकावट होती है और बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में। और फिर उसके बाद ये जो एडजस्ट नहीं हुए बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी बॉडी को। जैसे कि डिमेंशिया लिखा हुआ है यहाँ पे, डिमेंशिया और हार्ट फेलियर। डिमेंशिया क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जैसे कि उसमें आ जाता है हमारे पास मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और बात करने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए एक मेडिकल प्रोसीजर है, थ्रू एक आर्टिफिशियल मेथड है कि आपका जो जितना भी अनवांटेड और टॉक्सिक मटीरियल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में उसको रिमूव किया जा सके। उस मेडिकल प्रोसीजर को हम कहते हैं डायलिसिस। और ये आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू हम लोग अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर लेते हैं ब्लड में से। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस। अब
डायलिसिस की भी टाइप्स होती हैं, अप्लाइड ऑन पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसऑर्डर। दीज आर हेमोडायलिसिस है एक, नंबर 2 कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये डायलिसिस की 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 हेमोडायलिसिस एंड नंबर 2 की कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। The hemodialysis is performed by a machine regarded as artificial kidney. This artificial kidney contains a number of tubules with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood except it lacks nitrogenous waste. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हीमोडायलिसिस परफॉर्म होता है बाय अ मशीन, एक मशीन परफॉर्म करती है और जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। अब इस आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं मतलब उसमें, और उसमें एक सेमी परमेबल लाइनिंग होती है जो कि उस टैंक में होती है, और उस सेमी परमेबल लाइनिंग को हम कहते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल इन नेचर होती है और इस टैंक में इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ इसमें फिल्ड होता है एक डायलाइजिंग फ्लूइड, और इस फ्लूइड का वही ऑस्मोटिक्स बिल्कुल सेम टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे कि ब्लड का, और सिर्फ फ़र्क होता है इतना कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता डायलाइजिंग फ्लूइड में। To begin the procedure, a surgeon makes a small incision to connect artery with a vein by a graft, that is a small plastic tube that connects both the artery and vein called a fistula. अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने के लिए सर्जन क्या करता है, एक छोटा सा कट लगाएगा। इंसिजन का मतलब होता है कट लगाना, तो वो एक कट लगाएगा ताकि वो आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर सके, आर्टरी को कनेक्ट कर सकें वेन से बाय अ ग्राफ्ट, दैट इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब। अब आर्टरी को वेन से कनेक्ट करते हैं एक ग्राफ्ट से, और ग्राफ्ट क्या है, एक छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन दोनों को, और उसको हम क्या कहते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। When the circuit is completed, 2 needles are inserted into the AV fistula. The one needle is connected to the artery and at the other end it is connected to the dialysis device where blood is collected from patient for filtration. अब यहाँ बता रहे हैं कि जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो 2 नीडल्स जो होती हैं वो AV फिस्टुला में इंसर्ट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद जो एक नीडल है उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग आर्टरी से, और उसी का जो दूसरा एंड हुआ, मतलब जैसे कि एक एंड नीडल का आर्टरी में और दूसरा एंड नीडल का वो डायलिसिस की डिवाइस से कनेक्ट करेंगे जहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है पेशेंट की बॉडी से, फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड कलेक्ट हो रहा है। During this process, the waste product from the blood passing into the dialysing fluid by diffusion, the purified blood is pumped back into the vein of the patient, which is connected to other end of the dialysis device. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब आर्टरी को कनेक्ट कर देते हैं वेन से तो 2 नीडल्स इंसर्ट करते हैं। तो एक नीडल हमने आर्टरी में इंसर्ट की थी और दूसरी नीडल हम लोग वेन में इंसर्ट करते हैं, और जो आर्टरी में इंसर्ट की थी उसको भी हमने डायलिसिस की मशीन से डिवाइस से कनेक्ट कर दिया था, और जो वेन में इंसर्ट की थी उसको भी हमने डायलिसिस के डिवाइस से कनेक्ट कर दिया था। अब ये बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाय डिफ्यूज़न जो है ब्लड से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रू डिफ्यूज़न ब्लड से पास होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो डिफ्यूज़न क्या होता है,
मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन है, और डायलाइजिंग फ्लूइड में लो कंसनट्रेशन है, तो वेस्ट प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दैट इज़ डायलाइजिंग फ्लूइड में लोअर कंसनट्रेशन है, तो मतलब है ही नहीं वहाँ पे कंसनट्रेशन, तो उसमें इसकी मूवमेंट होगी वेस्ट प्रोडक्ट की। और जो प्योरीफाइड ब्लड जो है वो वापस पंप कर दिया जाएगा वेन में, जो पेशेंट की जो वेन है उसमें वापस पंप कर दिया जाएगा, और जो कि कनेक्ट है डायलिसिस के दूसरे एंड से। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। Hemodialysis is normally performed as 4-hour treatment 3 times a week। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि हीमोडायलिसिस का क्या होता है कि 4 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, मतलब 4 घंटे तक आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहेगा डायलिसिस की मशीन में, और फिर और आपकी वापस जो है वेन में पंप कर दिया जाएगा। ये इससे ये 4 घंटे तक ये प्रोसेस होता रहता है, और ये हफ्ते में 3 दफ़ा करवाया जाता है हीमोडायलिसिस। और यहाँ पे क्या, ये जो इसका फंक्शन है डायलिसिस का, हीमोडायलिसिस का, वो बिल्कुल सेम है किडनी से, या सिमिलर कह लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, किडनी के फंक्शन से, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वो जो मशीन है वो सिर्फ आपके ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रही है, और इसमें कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपका। The complications in this process may include the risks of blood infection, thrombosis, and internal bleeding due to the added anticoagulant। अब डायलिसिस के रिस्क भी होते हैं, मतलब ख़तरे भी होते हैं। डायलिसिस की वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है। थ्रोम्बोसिस क्या है कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल में, और वो एक नॉर्मल ब्लड फ़्लो को अफेक्ट करता है। उस जैसे कि कोई भी ब्लड फ़्लो है किसी भी ब्लड वेसल में, उसमें रुकावट बनता है, वो रोकता है ब्लड क्लॉट उस ब्लड फ़्लो को, और क्या हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है ड्यू टू एडिड एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि वो दी जाती है कि आपका ब्लड क्लॉट ना हो, तो अब ब्लड क्लॉट तो हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमारे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग कैसी होती है, थोरेसिक ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट, उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर एक होती है इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, ये भी एक इंटरनल ब्लीडिंग है, मतलब कि ब्लीडिंग होगी स्कल में जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, या फिर स्ट्रोक हो सकता है, हम लोग स्ट्रोक बोल सकते हैं उसको। और एक होती है एब्डोमिनल ब्लीडिंग, के मतलब ब्लीडिंग होगी आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, और इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ये ऑर्गन का। और एक होता है मस्क्यूलोस्केलेटन ब्लीडिंग, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होगी आपके मसल्स में और जॉइंट्स में। इसकी वजह से, इस ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा कि आपको पेन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये मैंने जो 4 एग्ज़ाम्पल्स दी, ये सब एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की हैं। अब यहाँ पे हीमोडायलिसिस की एक इन्होंने पिक्चर दी हुई है कि कैसे हीमोडायलिसिस होता है। तो इसमें यहाँ पे दिखा रहे हैं सबसे पहले कि ब्लड रिमूव फॉर क्लीनिंग, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब आर्टरी से ब्लड जाएगा, और फिर उसके बाद डायलाइज़र में जाएगा। डायलाइज़र में डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ से एंटर हो रहा है, और यहाँ से हमारा जो यूज़ डायलाइजिंग सॉल्यूशन है यहाँ से निकल रहा है। और इसमें क्या है, सेलोफेन मेम्ब्रेन्स हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन्स क्या थी, सेमी परमिएबल लाइनिंग्स थी। तो इसमें ये क्या है, पूरा एक आर्टिफिशियल किडनी है, और फिर उसके बाद जब ब्लड जो है इसमें सर्कुलेट होने के बाद वापस जाएगा आपके पेशेंट में, और वो
दूसरी जो साइड है ये किससे कनेक्टेड है, वेन से कनेक्टेड है पेशेंट की। तो ये हमारे पास हो गया पूरा हेमोडायलिसिस। अब हम लोग का है नेक्स्ट है सब टॉपिक कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CRRT। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। Continuous renal replacement therapy is the same class as hemodialysis. It is used for the patients who are in critical condition, and it is designed for the patients who are unable to tolerate the repeated procedures of hemo or peritoneal dialysis. This procedure is running continuously 24 hours a day once started. ये जो प्रोसीजर है ये 24 घंटे होता रहता है, और जो है आप ये भी कह सकते हैं कि 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक, मतलब ये चीज़ जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट ही हुई होती है। इन पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब जो मैं कह रही हूँ ना कि अटैच हुई होती है इन पेशेंट्स के साथ, मतलब वो मशीन आर्टिफिशियल किडनी। फिर है इन पेरिटोनियल डायलिसिस abdominal cavity is used to filter blood. This procedure starts when doctor makes an incision at the lower abdominal cavity to implant or pass catheter. अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं एक जो CRRT है ये एक हेमोडायलिसिस की ही टाइप है, और ये उन पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, बहुत ही उनकी ख़राब हालत होती है, और ये उन पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होती है जो कि इन जो रिपीटेड प्रोसीजर्स हीमो के टॉलरेट नहीं कर सकते, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस के। और क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड प्रोसीजर्स का क्या है मसला है, कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बताया था ना कि हीमोडायलिसिस में क्या है कि 3 हफ्ते में 3 दफ़ा आपको हीमोडायलिसिस के लिए जाना होता है। तो कुछ अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हम लोग एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ करते हैं ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जो कि तमाम ऑर्गन्स को सराउंड करती है एब्डोमिनल कैविटी में। तो इस प्रोसीजर में क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस में कि जो डॉक्टर है वो एक छोटा सा कट लगाएगा एब्डोमिनल कैविटी में ताकि वो एक कैथेटर को पास कर सके, which is a catheter which is soft tube that allows dialysis to pour into and out of the abdominal cavity. अब वो बता रहे हैं कि जब कैथेटर क्या है एक सॉफ्ट ट्यूब है जो कि अलाउ जिससे हम लोग डायलिसिस जो सोल्यूशन है उसको हम लोग बॉडी में डाल सकते हैं और डायलिसिस सोल्यूशन को बाहर निकाल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी इज़ इंटरनली lined with the peritoneum which serves as a natural filtering membrane. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बात बता दी कि एब्डोमिनल कैविटी क्या है, इंटरनली मतलब उसको लाइन कर मतलब सराउंड किया हुआ है किसने, पेरिटोनियम ने, और वो पेरिटोनियम एक सर्व करती है एज नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन. When the dialysate is poured inside the abdominal cavity, it pulls toxins from the blood that pass through the peritoneal membrane from its high concentration to the lower concentration. यहाँ पे बता रहे हैं कि डायलिसेट जब हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में डालते हैं तो वो जो डायलिसेट सोल्यूशन है वो टॉक्सिन्स को ब्लड में से निकाल लेता है जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में होते हैं, मतलब मौजूद है उसमें के जो ब्लड में होता है। और क्योंकि इस और मूवमेंट क्या होती है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। अब जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कि कैपिलरीज, वेन्यूज़ और आर्टरियोल्स और लिम्फेटिक वेसल्स हेल्प करते हैं वेस्ट को रिमूव करने में फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। तो और मूवमेंट क्या होगी इसमें फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। इस सही से वेस्ट वगैरह होंगे ब्लड में जो कि पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा होगा जो ब्लड, तो वो डायलिसिस सॉल्यूशन में
मूव कर जाएगा। द फ्लूइड रिमेन्स इन द बॉडी फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों के लिए रहती है, और लॉन्ग एक्सचेंज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आयनिक कंपोनेंट्स विद द ब्लड रनिंग इन द अंडरलाइन वेसल्स बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फ्लूइड है, डायलाइसिड फ्लूइड या डायलाइजिंग फ्लूइड आप बोल सकते हैं, तो वो बॉडी में बहुत घंटों तक रहता है ताकि जो एक्सचेंज है वो हो सके, जितना भी मटीरियल मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट है वो हो सके वेस्ट की डायलाइसिड सॉल्यूशन में। तो और जो डायलाइजिंग फ्लूइड है या सॉल्यूशन, तो वो एक आयनिक कंपोनेंट्स का एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है ब्लड से, और जो कि ब्लड जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है उसके साथ। और जो द डायलाइसिड इज़ रिमूव व्हेन इट अपीयर्स सैचुरेटेड एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन इफ़ नीडेड। और ये डायलाइसिड सोल्यूशन फिर उसके बाद हम लोग रिमूव कर देते हैं, और जब वो सैचुरेटेड हो जाता है कि जब हम लोग पता चल जाता है कि अभी मैक्सिमम एक्सचेंज हो चुका है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट आ चुका है डायलाइसिड फ्लूइड में, और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट भी हो जाता है, कर लेते हैं अगर ज़रूरत होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस कैन बी रिपीट 4 to 5 टाइम्स अ डे। एक दिन में 4 से 5 मरतबा पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, ये कर सकते हैं। It is less effective than hemodialysis, but because it can be performed for longer periods of time, peritoneal dialysis offers more flexibility, is better tolerated by patient, and is less expensive, but it is more often complicated with abdominal infections. यहाँ पे बता रहे हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस लेस इफ़ेक्टिव होती है हीमोडायलिसिस से, लेकिन ये परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि ये जो पेशेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस को टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में आपका वेस्कुलर एक्सेस नहीं होता, कोई भी पम्प्स हम लोग यूज़ नहीं करते, कोई नीडल यूज़ नहीं करनी पड़ती, हम लोगों को फिस्ट्यूला नहीं बनाना पड़ता, मतलब जो आर्टरी और वेन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिस्ट्यूला नहीं बनाने की ज़रूरत पेश आती। अब फिस्ट्यूला भी जो होता है ना, वो एक बहुत अजियत देता है, क्योंकि उसको हम लोग 2-3 जगह मतलब अलग उसकी जगह चेंज करनी होती है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या करता है, पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, लेकिन हीमोडायलिसिस पेशेंट नहीं टॉलरेट कर सकता, क्योंकि उसमें सब कुछ वैस्कुलर एक्सेस की ज़रूरत होती है, नीडल्स यूज़ करते हैं, पम्प्स यूज़ करते हैं। अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा नहीं होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, और लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक फ़िगर भी दी हुई है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये एक डायलाइसिड बैग है, डायलाइसिड्स इंसर्टेड इनटू पेरिटोनियल स्पेस। उसको पेरिटोनियल स्पेस जो है, यही पेरिटोनियल स्पेस इसको मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने, और उसमें डाल रहे हैं हम लोग, और फिर उसके बाद इस थ्रू कैथेटर, ये रहा, और फिर उसके बाद ये क्या हमारा पेरिटोनियम, और ये जितना भी डायलाइसिड है ये रहा, ये आपके पेरिटोनियल स्पेस में चला गया। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें ये है कि पेरिटोनियल स्पेस को उसने मेंशन किया, पेरिटोनियम ये कैथेटर ये रहा। जब पूरा डायलिसिड बैग जो में जितना भी डायलाइजिंग फ्लूइड था वो एम्प्टी हो गया, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ दिया आपकी पेरिटोनियल स्पेस में, ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट आ सके डायलिसिड फ्लूइड में, और फिर उसके बाद हमने उसको बाहर ड्रेन कर लिया ड्रेनेज बैग में। डायलिसिड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्रेन फ्रॉम पेरिटोनियल स्पेस, ये हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट भी क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों ट्रीटमेंट्स हैं किडनी फेलियर के।
In this procedure, healthy kidney from a living or deceased donor is acquired and is placed in the lower belly on the front side of the body. अब इसमें इस प्रोसीजर में हम लोग एक हेल्दी किडनी लेते हैं, या तो ज़िंदा इंसान से लेंगे या फिर एक ऐसे डोनर से लेंगे जिसका अभी इंतकाल हुआ। यहाँ पे लिखा है ना डिसीज़ डोनर, मतलब जिसका इंतकाल फ़ौरन उसी वक्त हुआ हो, रिसेंटली डेड पर्सन भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो उसका किडनी हम लोग यूज़ करते हैं और उसको प्लेस करते हैं उस इंसान में जिसका जो किडनीज़ है वो 90% उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है। The diseased kidneys are usually left in place. Kidney transplant is done when the kidneys have lost about 90% of their ability to function normally due to some serious disorders like high blood sugar level, uncontrolled high blood pressure, kidney stones, and polycystic kidney disease. और जो किडनीज़ का 90% फंक्शन ख़त्म हो जाता है, मतलब वो लोग मतलब अपना काम करना छोड़ देती हैं किडनीज़, तो वो कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जो कि उनमें है हाई ब्लड शुगर की वजह से होता है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है कि आपकी किडनी में बहुत सारे सिट्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट रिक्वायर्स द सेम मैचिंग ब्लड ग्रुप एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स विद द किडनी डोनर एंड रेसिपिएंट। हम लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि एक हेल्दी किडनी लेते हैं हम लोग किसी भी ज़िंदा इंसान से, तो उसको एक उस इंसान में लगा देते हैं जिसके दोनों किडनीज जो होते हैं वो फेल हो चुके होते हैं। तो अब हम लोगों को इसको क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बायोकेमिकल कंपोनेंट्स को मैच करना ज़रूरी होता है। जो डोनर है उसकी किडनी से और जो रेसिपिएंट है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसको मैच करना होगा, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स को मैच करना होगा। द कंपैटिबिलिटी इज़ नेसेसरी, विदाउट इट द ट्रांसप्लांट कैन नॉट बी डन, क्योंकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है। इसीलिए ब्लड ग्रुप को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पे क्या हो जाएगी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्प्लांटेड किडनी बाय द इम्यून सिस्टम, पर्टिकुलरली फ्रॉम ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन सिस्टम HLA शुड बी मिनिमाइज एट द। अब जब हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस है उसको भी मिनिमाइज़ करना होगा, और वो रेजिस्टेंस किसी वजह से होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन सिस्टम से, कि WBCs रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं एज फॉरेन बॉडी लेंगे, तो इसलिए उस रेजिस्टेंस को कम करना होगा ताकि हमारी बॉडी जो है वो जो न्यू किडनीज़ हैं उसको एक्सेप्ट कर सके। और जो न्यू किडनी होती है वो कभी भी जो रेसिपिएंट में जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो कभी भी जो डिजीज़ किडनीज़ हैं उनकी जगह पे नहीं लगाते, बल्कि हम लोग जो इस जगह पे लगा जो लोअर बैली है इन फ्रंट साइड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। लोअर बैली मतलब नाफ के नीचे का जो हिस्सा है उस साइड पे हम लोग लगाते हैं। जो हेल्दी किडनी होती है यहाँ पे लगाते हैं हम। तो ये भी आपको पोजीशन याद रखनी होगी, हेल्दी किडनी को कहाँ प्लेस करते हैं रेसिपिएंट में। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। आफ्टर ट्रांसप्लांट द immunosuppressant drugs like cyclosporin are administered। हम लोग जब ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो पेशेंट है तो उसको हम लोग देते हैं immunosuppressant drugs लाइक
सेफ्लोस्पोरिन, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर सकें। दिस वुड बी द रिस्क फैक्टर, ये एक रिस्क फैक्टर अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट, बिकॉज एफर्ट मस्ट बी गिवन टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द न्यू किडनी एंड मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स, बट एट द अदर एंड इट मे इनवाइट सम अदर opportunistic infections to enter the body due to suppressed immune system। एक तरह से जो हम लोग जब किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो हम लोग उसको जो पेशेंट है उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। अब एक उसका फ़ायदा ये है कि वो जो है न्यू किडनी जो है वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगी और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स को वो मिनिमाइज़ कर देती हैं ये ड्रग्स। लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इन ड्रग्स की वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है और इसकी वजह से हमें दूसरे जो हम लोगों को इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि जिनके किडनी फेल हो चुके होते हैं उनको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो सप्रेस हो चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग, leaking from or blockage of the tube that links the kidney to the bladder, ureter, different bacterial infection, those infection or cancers that can be passed on from the donated kidney, death, heart attack and stroke। अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के जो होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, और जो ट्यूब है जो कि किडनी को ब्लैडर्स के साथ अटैच कर देती है वो हम लोगों ने भी यहाँ पे भी देखी है, ये रही, ये जो है ना, तो इससे हमारे पास क्या होगा, लीकेज स्टार्ट हो सकती है क्या, या तो ब्लॉकेज हो जाएगी और डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और कैंसर पास हो सकता है फ्रॉम द डोनेटेड किडनी, और मतलब कैंसर भी पास हो सकता है और इंसान की मौत हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। बिसाइड्स ऑल कॉम्प्लिकेशन, स्टडीज रिवील दैट पीपल हु हैव डन देयर किडनी ट्रांसप्लांट लिव बेटर एंड लॉन्गर देन दोज हु कीप ऑन डायलिसिस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम लोगों ने स्टडी किया तो ये बात पता चली कि जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है वो ज़्यादा बेहतर और लंबा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि डायलिसिस पे ही रहते हैं। हमारे पास किडनी फेलियर के टॉपिक्स से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, उनके आंसर्स भी बता रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा किडनी फेलियर टॉपिक। तो मैं इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ किडनी फेलियर, ऑल्सो मेंशन इट्स टाइप्स। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग किडनी फेलियर, और उसके नीचे से स्टार्ट लिखेंगे द इनेबिलिटी ऑफ किडनी टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस सच एज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोल रेगुलेशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर, ये ब्लैक कट मार्कर से वाली हेडिंग डालेंगे। फिर फर्स्ट हेडिंग लिखें, सब हेडिंग डालेंगे क्रोनिक किडनी फेलियर, और ये ब्लू कट मार्कर से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मतलब एक लाइन छोड़ के, इट इज़ प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल लॉस इन द फंक्शंस ऑफ किडनी, इन मोस्ट केसेस इट इज़ इरिवर्सिबल। द कॉजेज इंक्लूड्स हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्रैकेट में आप डायबिटीज़ लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप कॉमा लिखेंगे। डायबिटीज़ जब लिख लें तो उसको ब्रैकेट क्लोज कर दिएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरेटर्स, कॉमा ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब सेकंड हेडिंग आप लिखेंगे एक्यूट किडनी फेलियर, जिस कलर के कट मार्कर से आपने क्रोनिक की डाली थी उसी कलर के कट मार्कर से आप एक्यूट किडनी फेलियर की हेडिंग डालेंगे, और एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे The sudden loss in the function of kidney is called acute kidney failure. In most of the cases, it is reversible if quick medical treatment is provided. The causes includes
reduction in blood supply to kidney due to an accident, injury, sudden obstruction, excessive sudden water loss, etc. अब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रीनल फेलियर, और करके आप लिखेंगे डिफाइन डायलिसिस और व्हाट आर इट्स टाइप्स। अब आप एक मेन हेडिंग लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर की। इसमें आप एक लाइन छोड़ रहे हैं, फिर लिखें किडनी फेलियर कैन बी ट्रीटेड बाय किडनी ट्रांसप्लांट और बाय डायलिसिस। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट की, उसके एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे द प्लेसमेंट ऑफ हेल्दी किडनी इनसाइड द पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट नंबर 1 पॉइंट ऑफ है किडनी ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल इन पेशेंट्स ऑफ यंगर एजेस। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप मैच ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट इज कंपल्सरी। थर्ड पॉइंट HLA human leukocyte antigen match between donor and recipient should also be conducted. Number fourth point, to avoid kidney rejection after the transplant, cyclosporin drug ब्रैकेट में आप लिखेंगे immunosuppressant drug और ब्रैकेट क्लोज should be used. नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे डायलिसिस की, उसमें के एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे द टेक्निक थ्रू विच excretory waste and excess fluid is filtered from the blood in case of kidney failure is called dialysis. और अब हेडिंग लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ डायलिसिस की, एक लाइन छोड़ रहे हैं, उसके बाद लिखें 3 मेजर टाइप्स ऑफ डायलिसिस आर एज फॉलोज। ए लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लिखेंगे हीमोडायलिसिस और एक लाइन छोड़ेंगे उसमें। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखें इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस एन आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर इज़ यूज्ड। Second point, the blood is repeatedly circulated through the artificial kidney. All the nitrogenous waste and excess fluid in the blood is filtered into dialysate solution filled inside the dialyzer. Third point, it is carried out for 4 to 6 hours and 3 times per week. अब आप लिखेंगे बी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसका लिखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एक हेडिंग है, बी करके और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज लिख देंगे कर देंगे, ये मार्कर से हेडिंग डलेगी। फिर उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे in this type of dialysis, dialysate solution is pumped into peritoneal cavity and is left for 2 to 4 hours. Next point, all the nitrogenous waste and excess fluid in the blood vessels of peritoneal membrane diffuses into dialysate solution. The dialysate solution is then drained out from the body and collected in a drain bag. Fourth point, this process can be repeated overnight depending on the condition of the patient. C, अब आप लिखेंगे मार्कर से C ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर लिखेंगे CRRT ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये एक हेडिंग है और उसके नीचे आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर इट इज़ अ टाइप ऑफ हेमोडायलिसिस। Next point, in this method, blood is very slowly circulated through CRRT machine which filters the blood. Third point, it is used for critical patients and is carried out 24 hours 7 days a week. यहाँ पे आपके आंसर कंप्लीट हो गया है और आपका किडनी फेलियर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।